नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे कांग्रेस में अंदरूनी कलह। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में खास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बाय इलेक्शन हुए थे उसके बाद कांग्रेस का लगातार खराब परफॉर्मेंस था और यही कारण है कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है, नेता है, उन पर अब संगठन जो है नकेल कसते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं संगठन पुनर्गठन की बात भी जो है कांग्रेस में चल रही है, लेकिन इसको लेकर जो है संगठन विस्तार को लेकर जिस तरीके से पूरी कवायद कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें खींचतान भी देखने को मिल रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में अंदरूनी कला है और वो कला अब जो है धीरे धीरे कर सामने आ रही है। खास बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री नूरी खान ने जो है अपने सारे पदों से इस्तीफा दिया, उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनसे मुलाकात की और दोबारा वो कांग्रेस में लौटी, लेकिन ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये बड़ा बदलाव कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा ना कर दे, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बुरहानपुर और खंडवा से निकल कर आई, जहां पर जो दोनों ही जगह के जो जिला अध्यक्ष थे, चाहे हम ग्रामीण की बात करें, खंडवा ग्रामीण क्षेत्र हो या जिला क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उनको हटाया गया है तत्काल प्रभाव से। कुछ ऐसा ही देखने को बुरहानपुर में भी मिला और इसको लेकर सियासत देखी जा रही है। सीधे तौर पर जो सत्ता पक्ष है और विपरीत संगठन है कांग्रेस के, बीजेपी, वो यहाँ पर चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का, और किस तरीके से देवास के जो अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हैं कांग्रेस के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी पार्टी पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। उसके बाद हम इस पूरे मसले पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, जो प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो समन्वय समिति बनाई गई है, उस समिति को लेकर मुझे आपत्ति है। अब इसमें आप देखिएगा, समन्वय समिति में कहीं भी मुस्लिम प्रतिनिधि को नहीं लिया गया है। क्या आप मुस्लिमों के बीच में समन्वय बनाना नहीं चाहते? क्या आप चाहते हैं कि मुस्लिम कहीं और चला जाए? आपको क्या जिले में एक भी ऐसा कोई मुस्लिम लीडर नहीं मिला जो समन्वय समिति में आ सकता हो? कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ या मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। संगठनात्मक तब्दीली एक सामान्य प्रक्रिया होती है और उसी सामान्य प्रक्रिया के तहत खंडवा और बुरहानपुर में दो जिलों में जिला और शहर कांग्रेस की इकाइयां भंग की गई हैं। उसके राजनीतिक कयास निकालना निरर्थक है। वो पार्टी के प्रमुख का क्षेत्राधिकार है और जो भी निर्णय होगा अच्छा ही होगा। इस दल का धड़ कहाँ है और सिर कहाँ है और हाथ पैर कहाँ है, ये पता नहीं। और इस प्रकार की जब इतनी कमजोरी की स्थिति में सामंजस्य का इतना अभाव है, ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स है। तो पिताजी ने तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उस समय क्या विषय उठाए, क्या प्रासंगिक थे ना थे। आज ये तो सूतना कपास जुलाहों में लठा लठी की स्थिति, बड़ा बेआबरू करके उन्हें बाहर किया गया है। और लोकतंत्र में हर पार्टी के कार्यकर्ता का की प्रतिष्ठा कायम रहनी चाहिए। बहुत शर्मनाक स्थिति है। देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार का षड्यंत्र एक पिछड़े वर्ग के राजनेता अरुण यादव के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, वो सबके सामने है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने अपने पुत्र मुंह में अरुण यादव जैसे राजनेता का कितना हित किया, वो सबके सामने। एक पिछड़े वर्ग के राजनेता को जो केंद्र में मंत्री रहा हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हो, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव रहा हो, उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा हो, उसको इतना बाध्य और मजबूर कर दिया कि वो चुनाव मैदान से पलायन कर जाता है। और अरुण यादव जी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि 2018 से मेरी फसल कमलनाथ जी के द्वारा लूटी जा रही है। पहले तो फसल लूट रहे थे, अब तो अरुण यादव के राजनीतिक खेत पर कब्जा कर लिया। तो दोहरा मापदंड जिस प्रकार का पुत्र मुंह में दिग्गी कमलनाथ चला रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग अब शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे, यदि उनका विषय हो जाने। तो सवाल यही है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कला चल रही है, ऐसे में कांग्रेस के जो दावे हो रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस नई उम्मीद और नए उमंग के साथ जो है जनता के बीच नजर आएगी, लेकिन वो कैसे नजर आएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर क्या अंदरूनी कला मची हुई है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो असंतोष में है क्या। और यही एक बड़ा कारण है कि इस तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वहीं नूरी खान जी हैं, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की, और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नूरी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप भी नाराज हुई थी और साफ तौर पर सवाल उठाया था कि अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी हो रही है। हालांकि बाद में आपकी कमलनाथ जी से मुलाकात हुई और आप वापस लौट आई। नमस्कार।
कहीं ना कहीं मेरे मन में जो एक सवाल था और उसका मैंने कई तरीका निकाला कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और वास्तव में ये जो मेरा उठाया गया कदम था, कहीं ना कहीं जब मैं आज सोचती हूँ तो मुझे भी लगता है कि ये जो वक्त हमें ऐसी सरकार से लड़ना है, ऐसी सरकार जिसे जनता ने चुना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वक्त मेरे लिए था कि मैं घर बैठने का फैसला लूं और मेरे परिवार के मुखिया और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से गहन चिंता हुई और ये मैंने अपने जितने भी सवाल थे जो कुंठा थी मेरे मन में, मैंने विस्तृत तौर से चर्चा की है, जिन्हें गंभीरता से लिया भी गया है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपसे यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ये हमारी पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है। ये वो लोकतंत्र है जहाँ पर कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है और नेता वो बात सुनता भी है, उसका सम्मान भी रखता है। नूरी जी, सवाल यही है कुछ इसी आपकी तरह की आवाज जो है देवास में भी निकल कर आई है। साफ तौर पर जो समन्वय समिति बनाई गई थी समन्वय स्थापित करने के लिए, वही जो है समन्वय समिति को लेकर अब जो है वहां पर बवाल उठ रहा है। बुरहानपुर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। अगर हम बात करें खंडवा की तो वहां भी कुछ इसी तरीके का लग रहा है। तो आपको लग नहीं रहा एक बड़ा वर्ग है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जो पार्टी से नाराज चल रहा है? ऐसे क्या कारण है जो कार्यकर्ता और नेता नाराज चल रहे हैं? क्योंकि आप भी इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, आपने अपनी आवाज उठाई, आपकी आवाज को सुना भी गया, आप दोबारा से पार्टी में आई, आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन आपकी तरह हर कार्यकर्ता क्यों नाराज है? आपको लगता नहीं है कि संगठन को मजबूत करने के लिए नाराजगी को दूर करना होगा? देखिए, हर कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सीधी सी बात है कि हर कार्यकर्ता नाराज नहीं, लेकिन जो देवास की आपने बताया है और बुरहानपुर का, तो ये पार्टी संज्ञान में लेगी और किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाए मुझे भी जानकारी आपके माध्यम से हो रही है और हम पार्टी स्तर पर बात करेंगे और एक बड़ी रणनीति के तहत एक बार स्थायी तरीके से किस तरीके से समन्वय होना चाहिए उस दिशा में मैंने आज भी कमला जी से बात की है और मुझे पूरा जी बिल्कुल नूरी जी, आपके पास लौटूंगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस समन्वय कैसे स्थापित करेगी? प्रयास जरूर कर रही है। उमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपसे समझना चाहूंगा, आप तो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पुनर्गठन की बात कर रही थी, लेकिन पुनर्गठन से पहले अशांति नजर आ रही है कांग्रेस में? नहीं, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से इसको उचित भी नहीं समझती है कि सवाल उठाए जाए जी। जैसा बहन नूरी जी ने कहा है कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है और उसमें आंतरिक लोकतंत्र है, पर हमारी जिज्ञासा और हमारी हैरत केवल इसी बात को लेकर है कि इस आंतरिक लोकतंत्र का प्रकटीकरण जिस तरह से सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, आदरणीय नूरी खान जी ने खुद इस्तीफा सौंप दिया, तो आंतरिक लोकतंत्र तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात की जानी चाहिए थी। जो संवाद कमलनाथ जी से पहले हुआ था वो संवाद कमलनाथ जी से बाद में किया, वो पहले भी किया जा सकता था। इस्तीफा देने के पहले नूरी खान जी को कमलनाथ जी से संपर्क करना था, बातचीत करना थी, अगर आंतरिक लोकतंत्र की बात है तो। और अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो फिर खलघाट के पुल पे अरुण यादव जी और सचिन यादव जी को इतना बड़ा जमावड़ा करने की क्या आवश्यकता है? सीधी सीधी आवश्यकता इसलिए है कि अरुण यादव जी के पास खलघाट है और कमलनाथ जी ने तय कर लिया कि अरुण जी के लिए ना घर है ना घाट है। कमलनाथ जी तय करके चल रहे हैं कि अरुण जी को ना घर का रहने देंगे ना घाट का रहने देंगे। एक ऐसा जमीनी नेता जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा, एक ऐसा विवेकशील नौजवान जिसका मालवा निमाड़ में व्यापक जनाधार है, वो संभावनाशील नौजवान को खंडवा के चुनाव के टिकट में ये कह के अपमानित किया जाता है कि सर्वे में नाम नहीं है। और कमलनाथ जी के साथ जुड़े हुए जो नेता सज्जन वर्मा जी है, वो तो और 4 कदम आगे चलकर बोलते हैं, सवाया ठोकते हैं। वो कहते हैं कि अरुण यादव को अपने खेत और कॉलेज संभालना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अरुण यादव जी ने एक नई खेती शुरू कर दी है और इस खेती में बीज भी उनका, फसल भी उनकी है, खाद भी उनकी है और दुर्भाग्य से खलिहान। सर, लेकिन काटेगा कौन, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी में कई बार देखा गया, बीजेपी इस बात को कहती जरूर है कि यह फसल हमारी नहीं, लेकिन काट के बीजेपी ले जाती है। बहरहाल देखना होगा कि अरुण यादव जी की फसल काटेगा कौन, क्योंकि अरुण यादव को भी कई बार ये पता नहीं चल पा रहा कि उनकी फसल काट के कौन ले जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी सर हमारे साथ हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, अरुण यादव की बात की जाए या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए, लगातार ये देखा जा रहा है और अब तो ये स्थिति आ गई है कि जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो जिला का कार्यकर्ता है, जो मंडल का कार्यकर्ता है, वो भी नाराजगी जता रहा है कि हमारी अनदेखी कांग्रेस में हो रही है। तो क्या लग रहा है सर कि ऐसे कैसे 2023 के लिए कांग्रेस मजबूत होगी?
नहीं, देखिए राजनीतिक संगठनों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कई बार होती, भाजपा में भी होती, कांग्रेस में भी होती है, लेकिन कई निर्णय ऐसे रहते हैं जिन्हें सार्वजनिक प्रकटीकरण से बचना चाहिए। अभी उमेश जी आपसे बात कर रहे थे नूरी खान जी के मसले पर। नूरी खान जी ने अपनी जो बात कही थी, जो अपनी पीड़ा थी, वो उनकी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन उन्हें जो स्वरूप उसे लेना था पार्टी फोरम पर बात करना थी, ये बात बिल्कुल सही। लेकिन मैं इसी के साथ उमेश जी के भी प्रकरण को थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि उमेश जी के साथ भी पार्टी में इसी तरीके की एक उपेक्षा का भाव पनपा था। जब इंदौर शहर अध्यक्ष बनाए जाने की बात हुई थी या और भी 2 पदों पर बात हुई थी, लेकिन उमेश जी ने अपनी बात को एक संयमित लहजे में कहा था, अपनी नाराजगी का प्रकटीकरण किया था। उन्होंने भी सार्वजनिक मंच से ही किया था। सार्वजनिक मंच से तात्पर्य मेरा सोशल मीडिया पर। पार्टी के बड़े नेता कई बार कई निर्णय बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन कई बार वो उचित कार्यकर्ता का, जो वाकई में ईमानदार कार्यकर्ता है, मेहनत के साथ काम कर रहा है, उसे उचित प्रतिफल नहीं दे पाते हैं। ठीक ऐसे ही हालात आज कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को समझना होगा कि कार्यकर्ता क्या चाह रहा है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं संगठन से, और वो संगठन को क्या देने की स्थिति में। दोनों तरह की स्थितियों का आकलन करके पार्टी के बड़े नेताओं को निर्णय लेना चाहिए। सर, एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस में बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि संगठन में पुनर्गठन होगा, कांग्रेस की जो तमाम कमेटियां हैं वो भंग की जाएंगी, लेकिन खासतौर पर जिस तरीके से बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि इसकी शुरुआत जो है खंडवा और बुरहानपुर से ही की गई है, और अरुण यादव के क्षेत्र है, अरुण यादव के जो खास नेता हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की ये पूरी कवायद है। बीजेपी इस तरीके के आरोप लगा रही है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ सर देखें तो खलघाट में एक बड़ा कैंपेन करने जा रहे हैं अरुण यादव, जिसकी जानकारी पार्टी को भी नहीं है। पार्टी के कई नेता इसको जो है उनका निजी कार्यक्रम भी बता रहे हैं। सर, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या एक पैरेलल कांग्रेस खड़ी करने की तैयारी है या एक शक्ति प्रदर्शन है अरुण यादव का जो खलघाट में करने की तैयारी में अरुण यादव? देखिए, जो भी कार्यकर्ता या जो भी नेता राजनीति में काम करता है, उसे शक्ति प्रदर्शन का पूरा अधिकार रहता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान को उपेक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक इस बात में पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ था कि शिवराज जी इस बार कहीं कोई अपना मूवमेंट खड़ा न कर पाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उस समय अपने आप को साबित किया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने हर प्रमुख मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पार्टी के अन्य नेताओं को मात दी, जिसके कारण वो चौथी बार मध्य प्रदेश में फिर मुख्यमंत्री बने। कारण वही था कि आम जनता के साथ, कार्यकर्ता के साथ कौन कौन से बड़े नेता किस तरीके से जुड़कर काम करते हैं, वो महत्वपूर्ण होता। और अगर अरुण यादव आज यह कर रहे हैं, ठीक, हम मान रहे हैं कि अरुण यादव पार्टी में, कांग्रेस में आज उपेक्षित स्थिति में है, तो ये अरुण यादव को अब साबित करना होगा कि वो किस तरीके से अपना जनता के बीच में विश्वास जमा पाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच। पार्टी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश अरुण यादव कर रहे हैं यहाँ पर कि उनके पास भी अभी जनाधार है, उनके पास भी जन समर्थन है, और यही कारण है कि अरुण यादव का इसका शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। सर, लौटूंगा आपके पास। नूरी खान जी उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की, वो लगातार बनी हुई है हमारे साथ। नूरी जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से बुरहानपुर और अगर हम खंडवा की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जिला अध्यक्षों को हटाया गया है। अब संगठन में नए लोगों को यहाँ मौका देने की बात की जा रही है, लेकिन नाराजगी भी है। और जिस तरीके से आप भी कह रही थी कि कमलनाथ जी से आपकी ये चर्चा भी हुई है, आपको लग रहा है कि कार्रवाई के पहले जो नेता पहले से पदों पर बैठे हैं उनसे चर्चा करना जरूरी है? वही अगर नाम भेजें, जिस तरीके से बीजेपी में देखा जाता है कि वही कई बार उनको पता रहता है कि उनका जो कार्यकाल है वो समापन की ओर है, तो वो अपने तरफ से 1-2 नाम जरूर बताते हैं संगठन को कि इन लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ कांग्रेस नहीं कर सकती क्या, जिससे इस तरीके की विरोधी जो चीजें हैं, जो पार्टी की अंदरूनी कला है, वो बाहर ना आए और कांग्रेस में सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस संगठन के भीतर क्या चल रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, और यही वजह है कि ये प्रदेश में सरकार नहीं चला पा रहे हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये किसी दूसरी पार्टी के संगठन स्तर पे बात करने की बजाय अगर प्रदेश की जनता जो कि महंगाई के बोझ से दब रही है उसकी फिक्र करते तो ज्यादा बेहतर होता। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि हटाने से पहले क्या पूछा जाना चाहिए था, मुझे ये लगता है कि ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जहां पर संगठन में जिला अध्यक्षों और अध्यक्षों को बदलने की जरूरत पार्टी को महसूस होती है,
जहां पर उसके कई कारण हो सकते हैं। कहीं पर हम निष्क्रियता देखते हैं, कहीं पर हम लंबा समय देखते हैं। तो उसका मापदंड जो है वो पार्टी तय करती है और पार्टी ने फैसला किया है, किसी को हटाया है, कहीं बनाएंगे। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जिसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मान लेते हैं नूरी जी कि राजनीतिक मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, आप इस तरीके का आरोप लगा रही हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि इससे जो नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, आप जैसे कई कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कई नेता हैं, सीधे तौर पर वो इस बात को कह रहे हैं खुले मंच पर कि पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है, उस विशेष वर्ग की अनदेखी हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लग रहा आपको कि ये पार्टी के लिए मुश्किल भरा सबब बन सकता है आगामी चुनाव में, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होना है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में फिर पार्टी परफॉर्म कैसे करेगी? क्योंकि जब कार्यकर्ता में उमंग और उत्साह नहीं होगा, निराशा होगी, नाराजगी होगी, तो फिर जनता के बीच में कार्यकर्ता किस तरीके से जाएगा पार्टी की विचारधारा को लेकर? देखिए, एक परिवार में नाराजगी, रूठना, मनाना ये सब चलता रहता है। और दूसरी बात ये कि चुनाव के पहले ही जो नाराजगी है और रूठना मनाना भी जब हो गया है, कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आएगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस का हर वर्कर और मैं भी जानती हूँ कि ये ऐसे झूठे मक्कार और विधायकों को खरीदने वाले लोगों से है। ये लड़ाई उन लोगों से है जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है और इसकी कमी भारतीय जनता पार्टी में जरूर है। नूरी जी, एक चीज और समझना चाहूंगा कि ये अभी शुरुआत है, कांग्रेस ने पूरी एक स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि विरोध होता है और उसके बाद कांग्रेस को अपने डिसीजंस वापस भी लेना पड़ते हैं। तो इस बार क्या ऐसा नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो डिसीजन लिए जाते हैं और अगर उन्हें वापस भी लेना पड़ता है, तो मैं कह रही हूँ कि संगठनात्मक कार्यशैली होती है, बदलाव भी उसके अंदर आता है। और कहीं पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बदलने से नुकसान हो रहा है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा है। एक संगठन के तौर पर सोचने की बात है कि पार्टी देखेगी कौन बेहतर काम कर सकता है या किसे बेहतर किया जाना चाहिए था, तो उसके हिसाब से वो अपने संगठन के फैसले लेती है। नूरी जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, बार बार कांग्रेस में एक उचित प्लेटफॉर्म की बात की जाती है। जब भी कोई कार्यकर्ता या नेता नाराज होता है, वो ये कहता है प्लेटफॉर्म नहीं मिला, यही कारण है कि उनको खुले मंच का सहारा लेना पड़ा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो आप इसको लोकतंत्र बता रही थी जिस तरीके से, तो लोकतंत्र में एक प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है। तो क्या पार्टी में वो पार्टी कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए कोई हेल्प डेस्क नहीं है? क्योंकि इस तरीके से लगातार अगर नाराजगी सामने आएगी तो सवाल तो पार्टी पर उठेंगे। और बीजेपी जो है सीधे तौर पर आपका राइवल दल है बीजेपी, तो यहाँ पर वो तो सवाल उठाएगा, चुटकी भी लेगा। देखिए, बीजेपी तो वो पार्टी है जहाँ पर लात घुसे भी चल जाते हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बीजेपी के सवालों का तो जवाब नहीं देना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर एक तरीका है, यहाँ पर अनुशासन समिति भी है और अगर अनुशासन समिति से जाकर बात भी की जा सकती है। कई सारे तरीके हैं। अब कौन सा कार्यकर्ता किस तरीके को अपनाना चाहता है ये उसकी आजादी का विषय है। तो इस आजादी की तरीके से वो अपनी बात रखता है, चाहे तो वो पब्लिक, इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं। अगर नाराजगी है तो उसने जाहिर कर दी है। और यही अच्छी बात है कि आज आप मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैंने इस्तीफा दिया लेकिन पार्टी को लगा कि ये हमारी हार्ड वर्कर, तुरंत मुझसे संपर्क साधा गया। तो मेरी जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता के लिए जरूरी नहीं था कि संपर्क साधा जाए, लेकिन यही हमारी पार्टी की आत्मीयता है कि उसे फिक्र भी है और फर्क भी पड़ता है। अगर उसका कोई कार्यकर्ता नाराज होता है तो उसकी सुनवाई भी होती है। हाँ, वो कार्यकर्ता कौन सी शैली और कौन सा तरीका अपनाता है ये उसका स्वयं का विषय है। चलिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं को पूरी आज़ादी देखी जा रही है। लेकिन नूरी जी, सवाल ये भी है कि आप जैसी नेत्री को बुला लिया गया, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी पूछ-परख नहीं है और यही कारण है कि वो अब खुले मंच का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उमेश जी के पास चलूंगा। उमेश जी, आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि बीजेपी तो लगातार इस बात को कह रही थी कि अंदरूनी कलह से जो है कांग्रेस जूझ रही है, कांग्रेस डूबता जहाज है, इस तरीके के आरोप लगा रही थी, लेकिन अब ये खुले मंच पर सामने नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, 2023 की तैयारी भी है, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, एक कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला से भारतीय जनता पार्टी ना तो कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है और ना इस आधार पर हमको राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो उनका अपना आंतरिक विषय है, उनकी अंतर कला है, किस तरह से उससे निपटा जाना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए या पार्टी प्लेटफॉर्म पर की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चूंकि एक मास बेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस मास बेस ऑर्गेनाइजेशन के जो
तौर तरीके होते हैं, उस तौर तरीके से वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी पड़ोसी के घर के खटकते हुए बर्तन और खनखनाते हुए बर्तनों से कोई संगीत का आनंद लेना नहीं चाहती, और हम अपने भजन की गायकी को पड़ोसियों के बजते बर्तनों के आधार पर ट्यून चेंज करना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, हम लोग अपनी कार्य संगठनात्मक क्षमता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की 12 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ 1070 मंडल इकाइयों की बैठक होने जा रही है, जो हमारे सभी 56 संगठनात्मक जिला स्तरों पर होगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी संगठनात्मक गतिविधियों में लगी है। ये है कि इस प्रकार के जो जब छनकर खबरें बाहर आती हैं कि अरुण यादव जी की अवमानना हो रही है, या अजय सिंह जी को घर बैठाने की तैयारी हो रही है, या जयवर्धन की ताजपोशी के लिए दिग्विजय सिंह जी की दूध कीड़ा अभी भी जारी है, या 74 वर्ष की आयु में भी कमलनाथ जी का जो है वो ययाति भाव समाप्त नहीं हुआ है, और वो वापस पूरा भोग करना चाहते हैं सत्ता का। नेता प्रतिपक्ष भी उन्हें रहना है, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें रहना है। तो खैर इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम इसको कभी उमंग जाग जाती है, लेना देना तो कोई नहीं है बीजेपी को, लेकिन उमंग जाग जाती है। और सर जिस तरीके से आपने भक्ति रस की बात कही, तो भक्ति रस में किसके घर में बर्तन खटखटा रहे हैं उससे तो बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भक्ति रंग में आप जो है अपने साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को ले बड़ी आसानी से आते हैं और अपने रंग में ना सिर्फ रंग लेते हैं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा ही बना लेते हैं। कि उसमें क्या आपत्ति है? लोकतंत्र है, सार्वजनिक जीवन है। किसी व्यक्ति का किसी दल से मोह भंग हो गया, उसको ऐसा लगा कि जिस विचार के साथ वो काम कर रहा था उस विचार में उसकी अवहेलना हो रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन से प्रभावित होता है और वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? सार्वजनिक जीवन में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जिस समय कुरुक्षेत्र की रचना हुई थी तब भी राजाओं ने अपनी अपनी मानसिकता में स्वतंत्र भावता के साथ कौरव और पांडवों का पक्ष ज्वाइन करा था। तो मुझे लग रहा है तो राजनीति का स्वाभाविक गुण है, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। और आज भी हम तो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से विचार से प्रभावित होगा, क्योंकि हमारी मान्यता स्पष्ट है कि हम अपने वैचारिक अधिष्ठान का सार्वजनिक जीवन में अधिकतम विस्तार चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा विचार सर्वव्यापी हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे विचार की स्वीकार्यता सर्वस्पर्शी होना चाहिए। तो हमारे साथ ऐसे जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहेंगे कि जो हमारे विचार दर्शन से प्रभावित है, हम उसका अभिनंदन करेंगे। और कोई कार्यकर्ता आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि कैसे भी हो जनता प्रभावित हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर बीजेपी की विचारधारा को अपनाता है तो हम बीजेपी को कांग्रेस युक्त बना सकते हैं। चलिए सर आपके पास लौटूंगा, नूरी जी के पास चलूंगा। नूरी जी आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि अरुण यादव जी खलघाट में जो है एक बड़ा किसान सम्मेलन करने की तैयारी में है और अपनी एक पैरेलल शक्ति प्रदर्शन वो करने वाले हैं, उसको आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि कई कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो खासतौर पर खंडवा और बुरहानपुर से आते हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी में उनकी पूछ परख नहीं हो रही है, और ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब अरुण यादव जी के साथ इस शक्ति प्रदर्शन में करते हुए नजर आएंगे। आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, ये पहली बात तो ये जो अंतर्कलह की बात बीजेपी कर रही है, गृह मंत्री में और स्वयं मुख्यमंत्री में क्या ग्रह युद्ध चलता रहता है ये तो सबको पूरी दुनिया को मालूम है। और रही दूसरी बात कि ये वही पार्टी है जो हमारे विधायकों को बेंगलोर में रखकर 2-3 करोड़ रुपए देती है। जनता की गाड़ी कमाई का सौदा ये विधायकों को खरीदने में करती है। लेकिन यहाँ पर संगठनात्मक सर्जरी की बात है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने मंडल तैयार कर लिए, मंडल में बिजी हैं, तो इन्हें मंडल तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं कमलनाथ जी से बहुत डर लगता है। ये सरकार तो इन्होंने खरीद कर बनाई है, जनता के वोटों से नहीं बनाई है। ये चुनी हुई सरकार नहीं है। इन्हें पता है कि कमलनाथ जी का ये फैसला नहीं कि उन्हें 2 पद पर रहना है, ये सोनिया गांधी जी का फैसला है। इन तमाम चीजों को लेकर बाय इलेक्शन में भी गए थे लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। चलिए, आप कह रहे हैं कि अंदरूनी कलह दूर हो गया। आप दोनों मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव सर से हम अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सर, आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इसको? एक तरफ समन्वय स्थापित करना है, संगठन विस्तार करना है, और ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बड़ी चुनौती है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर ये चुनौती हर राजनीतिक संगठन के लिए होती है कि आप रिकंस्ट्रक्शन संगठन का करना चाह रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ आप कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़े नेताओं को सबसे पहले कार्यकर्ताओं की उस अपेक्षा को समझना होगा और उसे उसका प्रतिफल देना होगा। उसी के बाद ही आप आगामी चुनाव की कल्पना कर सकते हैं कि हमें चुनाव में किस ताकत के साथ लड़ना है।
जी बिल्कुल सर, ये समझना होगा वरिष्ठ नेताओं को कि कार्यकर्ता और नेता का मन का भाव क्या है, और उनसे मेल खाने के बाद ही जो है अब कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। नहीं तो कांग्रेस के लिए जो ये अंदरूनी कला है ये एक मुसीबत बन सकती है आने वाले जो तमाम इलेक्शन है उसमें। और ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इस अंदरूनी कले से किस तरीके से पार पाती है। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।